वेलकम टू एईस प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम अपकमिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली टीसीएस पैटर्न बेस्ड है। क्या मतलब है टीसीएस पैटर्न बेस्ड का? पिछले 5 से 6 सालों में टीसीएस जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछ रहा है, विच आर कमिंग आउट टू बी न्यू क्वेश्चंस या नए पैटर्न पे सवाल बन रहे हैं। कई सारे बच्चे इन सब ऐसे सवालों से डरते भी हैं, टीसीएस पैटर्न से डरते भी हैं। तो ये जो सेशन है इनका पर्पस ये है कि आपके मन से टीसीएस का डर निकले और आप आने वाली एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो सके। सो इन दिस सेशन हम क्या करते हैं ये आपको पता है। हम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसको तो सॉल्व करते ही करते हैं। उसके अलावा और कितनी इंफॉर्मेशन है हम उन सारी चीजों पर बात करते हैं ताकि और क्या नए क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो सकते हैं वो सब आपसे और भी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये सेशन है हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए और हम इनटू दिस थर्ड प्रैक्टिस सेशन हम रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर ही बात कर रहे हैं। इन द प्रीवियस 2 सेशन भी हमने इन्हीं पैरामीटर्स बात किया, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सवाल किस तरह के बन रहे हैं ये आपको यहां पर देखना। सवाल है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय टाइट्रेशन विद इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड यूजिंग। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास एक सवाल जो बन रहा है, ये हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज होता है ये हमारे पास क्यों यूज होता है? तो ये यूज होता है हम हार्डनेस को मेजर करने के लिए। जो अपना कलर चेंज करता है कहां से कहां, तो ये चेंज करता है अपना कलर वाइन रेड से ब्लू ब्लैक में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फेरोइन इंडिकेटर कहां पर यूज होता है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। द फेरोइन इंडिकेटर इज बीइंग यूज्ड इन द सीओडी टेस्ट, और सीओडी टेस्ट में जब ये यूज होता है तो ये अपना कलर कहां से कहां चेंज करता है, तो दिस चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, ये अपना कलर कहां से कहां चेंज करता है, ये कलर चेंज करता है अपना ऑरेंज रेड से येलो में, ऑरेंज रेड से येलो में अपना कलर चेंज करता है। दिस इज हाउ बेसिकली दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर वर्क्स। फिनोप्थलीन इंडिकेटर जो है वो अपना कलर कहां से कहां चेंज करता है, तो दिस चेंजेस कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो ये अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हैं, पता होना चाहिए कौन सा कहां पर यूज होता है। ये यूज होता है हमारे पास सीओडी टेस्टिंग में, ये यूज होगा हार्डनेस को मेजर करने के लिए, ये दोनों यूज होंगे हमारे पास फॉर दी टेस्टिंग ऑफ एल्कलिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर आईएस 2490/1981 द जनरल टॉलरेंस लिमिट फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स इन इनलैंड सरफेस वाटर इज। तो इनलैंड सरफेस वाटर की बात चल रही है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वी आर टॉकिंग अबाउट दी वेस्ट वाटर। तो जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर का डिस्पोजल है, वेस्ट वाटर डिस्पोजल किसमें है? इन रिवर, इन रिवर। तो रिवर में वेस्ट वाटर का डिस्पोजल चल रहा है, वहां पर हमारे पास लिमिट पूछी है। किसकी लिमिट पूछी है? हमारे सस्पेंडेड सॉलिड की लिमिट पूछी है। तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं कि इनलैंड सरफेस वाटर में हमारे पास कौन से वाले पैरामीटर की लिमिट पूछी जा रही है। तो ये डिस्पोजल की लिमिट पूछी जा रही है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिस कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। हमारे पास अगर आईएस कोड 10,500 2012 लिखा होता तो दैट वुड हैव बीन फॉर द रॉ वाटर, ये हमारे पास वेस्ट वाटर का हो जाएगा। तो कई बार यहां से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 100 mg पर लीटर के बराबर। आंसर वुड बी डी। अगला सवाल है हमारे पास यहां पर, एज पर दी आईएस कोड 10,500 2012, जैसे आईएस कोड आपके पास 10,500 2012 आए, समझ जाइएगा ये रॉ वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर द परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन एमजी पर लीटर रिस्पेक्टिवली आर। तो क्लोराइड और सल्फेट्स के लिए जो ऑल्टरनेट सोर्स के रिस्पेक्ट में जब भी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा दो तरीके समझने के। ये जो हमारे पास लिमिट है क्लोराइड और सल्फेट्स की, ये है हमारे पास परमिसिबल लिमिट, दिस इज दी परमिसिबल लिमिट। और वहीं पर जब बोला है इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स,
तो एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स में आंसर बन जाएगा क्या, क्लोराइड के लिए 1000 mg पर लीटर और सल्फेट्स के लिए 400 mg पर लीटर, ये है इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। इफ यू टॉक अबाउट 200 और 250, तो 200 और 250 ये रिवर्स हो जाता है, ये हमारे पास कोई आंसर नहीं है। हाँ, ये हमारे पास, ये भी हमारे लिए अगर देखें तो किसी भी पैरामीटर की परमिसिबल लिमिट 500 और 1000 के रेंज में वैसे हमारे पास एज सच मेंशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही दोनों गलत हो जाते। कंफ्यूजन इसमें हो सकता था स्टूडेंट को, आंसर यहां से क्या होगा हमारे पास, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इज डैश पीपीएम। तो अब यहां पर सवाल बनता है, ये सवाल एक्चुअली में आयोग ने कैंसिल कर दिया। क्या बोल के कैंसिल कर दिया, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन और आंसर, फुल मार्क इज बीइंग अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। कारण क्या है उसका, परमिसिबल टर्बिडिटी पूछता पोर्टेबल वाटर की, तो परमिसिबल टर्बिडिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1 NTU के बराबर, और जब मैक्सिमम परमिसिबल की बात आती है, जब मैक्सिमम परमिसिबल की बात आती है तो इट इज इक्वल टू 5 NTU। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल पूछा है जो कि रिलेटेबल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन किस में चले जाता है, बोनस में चले जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 NTU के बराबर। So this is how basically we calculate the maximum permissible turbidity. अगला सवाल पूछा है, if tomato juice is having a pH of 4.1, the hydrogen ion concentration will be how much? तो देखो एक बेसिक सी चीज हमें पता है यहां पर क्या, कि pH होता है किसके बराबर, pH is equals to minus of logarithmic of H plus ion concentration to the base 10। तो अगर यहां पर हम निकालना भी चाहें, हम आसानी से निकाल सकते हैं। आंसर इन्होंने मोल्स पर लीटर में दिया है, तो ये हम कंफर्म है कि जो भी हमारे पास यहां से कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अगर बात करें तो पीएच दे रखा है 4.1 का, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। अगर हम माइनस साइन को यहां ट्रांसफर करते हैं तो बनता है माइनस 4.1 इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। अगर दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 4.1 इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। किस में आएगा ये, मोल्स पर लीटर में आएगा। 10 टू द पावर माइनस 4.1 है, इसे और क्या लिखा जा सकता है, समझते हैं जरा इसे। अगर मैं इसे लिखता हूं 10 टू द पावर माइनस 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 5, तो कोई अंतर आएगा क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी वैल्यू है। तो अगर मान लो मैं यहां पर 10 टू द पावर माइनस 5 को बाहर ले लूं, 10 टू द पावर माइनस 5 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में मेरे पास बचता है क्या, इसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये बनेगा पॉजिटिव, तो 10 टू द पावर माइनस 4.1, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा इंटू 10 टू द पावर 5 के बराबर, इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। दो क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो पैरामीटर जो हमारे पावर्स होते हैं इन्हें ऐड किया जा सकता है। दिस वुड कम आउट टू बी एज 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4.1 इंटू या प्लस 5 इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। 10 टू द पावर 0.9 का मतलब क्या होता है, तो उसको अगर निकालें हम 10 टू द पावर 0.9 कम्स आउट टू बी 7.94, तो ये आ जाएगा 7.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो फंडा बड़ा सिंपल सा है, पता होना चाहिए बस कैसे हमें यहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द प्रेजेंस ऑफ द हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट कॉजेज। तो एक्सेसिबल लिमिट में किसी चीज के हो जाने से हमारे पास, या फिर अगर हम बात करें हार्डनेस अगर एक्सेस हो जाती है तो हमारे पास उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम का मतलब यह है हमारे पास हार्ट रिलेटेड,
और हार्ट रिलेटेड जनरली हमारे पास सोडियम से रिलेटेबल है। किससे रिलेटेबल है? सोडियम से रिलेटेबल है। तो हार्डनेस के एक्सेस हो जाने से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। स्किन डिस्कलराइजेशन, स्किन डिस्कलरेशन, तो स्किन डिस्कलरेशन एज सच हमारे पास पानी के अंदर प्रेजेंट कोई मटेरियल या पानी के अंदर प्रेजेंट कोई इंप्यूरिटी की वजह से तो नहीं देखने को मिलेगा, बट यस हमारे पास अगर स्किन की जगह हम सिर्फ डिस्कलरेशन को लेके चले तो हमारे पास ये हो सकता है ड्यू टू Fe3+ एंड Mn2+, इनकी वजह से हमारे पास ऐसा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से प्रेजेंस ऑफ या फिर हार्डनेस की प्रेजेंस से क्या कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास हार्डनेस का मतलब होता है, हार्डनेस इज एक्सेस ऑफ Ca2+, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो देखने को नहीं मिल सकती। तो क्या क्या हो सकता है? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम सोडियम के एक्सेस से हो सकती थी, स्किन डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन आयरन और मैंगनीज के एक्सेस से हो सकता था। कैल्शियम डेफिशिएंसी कोई डिजीज नहीं है हमारे पास एज सच, तो हार्डनेस के एक्सेस से हमारे पास कैल्शियम होता है। हार्डनेस के अगर हम बात करें तो कैल्शियम एक्सेस में होता है हार्डनेस की वजह से, डेफिशिएंसी नहीं होती। इंक्रीज लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, यस दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द एल्कलिनिटी एंड द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल आर 250 mg पर लीटर एंड 300-350 mg पर लीटर एज CaCO3 रेस्पेक्टिवली द वाटर हैज। तो देखो एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है पता ही आपको कि आपके पास जो मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस जो भी होगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। तो अब हमारे पास यहां पर एल्कलिनिटी दे रखी है, कितनी एल्कलिनिटी है इज इक्वल टू 250 mg पर लीटर, हार्डनेस दे रखी है 350 mg पर लीटर। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन हुआ? एल्कलिनिटी हुआ। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू एल्कलिनिटी इज इक्वल टू 250 mg पर लीटर। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हमारे पास यहां पूछा जाता है कि भाई हमारे पास हम कह सकते हैं सिंस टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो यहां से पता चलेगा कि कार्बोनेट हार्डनेस ऑलरेडी पता है हमें 250 mg पर लीटर के बराबर है, टोटल हार्डनेस ऑलरेडी पता है हमें 350 के बराबर है, तो NCH कितना आ जाएगा? तो NCH वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 100 mg पर लीटर। तो दो पैरामीटर पूछे हैं कि कार्बोनेट कितना है और हमारे पास नॉन कार्बोनेट कितना है। तो कार्बोनेट तो 250 के बराबर है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, और नॉन कार्बोनेट 0 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 350 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा क्या? सिर्फ लास्ट वाला बचा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस के रिस्पेक्ट में किस पैरामीटर को सही मायने में जज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइस। तो नॉइज में अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ नॉइज में, तो नॉइज हमारे लिए एक पोल्यूशन की तरह काम करता है। एयर पोल्यूशन है, एक बार क्रिएट किया लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहेगा। नॉइज पोल्यूशन है, जब क्रिएट करते हैं तभी एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसे ही क्रिएशन खत्म हुआ ये एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाता है। लेकिन जितने समय के लिए इसका पोल्यूशन होता है उतने समय के लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ऊपर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है हमारे पास? ड्यू टू हाई एनर्जी साउंड वेव्स, हाई एनर्जी साउंड वेव्स, हाई एनर्जी साउंड वेव्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू करता है। हियरिंग लॉस, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, हाई इंटेंसिटी ऑफ नॉइस ये भी होगा हमारे पास। अगर बात करें स्लीपलेसनेस, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है
एनोयंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एनोयंस। ये भी एक हमारे पास जो है वो डिसऑर्डर या फिर हम कह सकते हैं इफेक्ट है नॉइस का। और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा ये हमारे पास कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन डिस्टरबेंस। ये हमारे पास नॉइस का इफेक्ट है। नॉइस से फ्लोरोसिस नहीं होता, और फ्लोरोसिस होता है हमारे पास किसकी वजह से? एक्सेस फ्लोराइड की वजह से। और एक्सेस फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस होता है, जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं अगर फ्लोराइड की मात्रा ग्रेटर देन 1.5 mg पर लीटर हो, अगर फ्लोराइड की मात्रा ग्रेटर देन 1.5 mg पर लीटर हो, तो ये करता है हमारे पास डेंटल फ्लोरोसिस। और अगर यही मात्रा हमारे पास इफ इट इज ग्रेटर देन 5 mg पर लीटर, तो ये करता है बोन फ्लोरोसिस। व्हाट इज डेंटल फ्लोरोसिस एंड बोन फ्लोरोसिस? तो डेंटल फ्लोरोसिस में दांतों का डिसकलरेशन होना चालू होता है, डीकलरेशन चालू हो जाता है। और बोन फ्लोरोसिस में बोन्स वीक होना चालू हो जाती है, डिफॉर्म करना चालू कर देती है। तो इन दैट केस हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आईएएस स्पेसिफिकेशंस ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एज पर द आईएएस 10-500/2012। तो देखो, कैल्शियम के लिए हमें पता है कि कैल्शियम की हमें बताना है, लिमिट के बारे में बताना है। कौन सी लिमिट है ये इन्होंने बोला ही नहीं है, यहां पे बोला गया एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो कैल्शियम की एक्सेप्टेबल लिमिट है 75 mg पर लीटर, एंड हम कह सकते हैं 200 इज मैक्सिमम। तो कैल्शियम की 75 mg पर लीटर परमिसिबल लिमिट हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन की बात चल रही है, क्लोरीन की बात नहीं चल रही है। क्लोराइड आयन की बात चल रही है, और क्लोराइड आयन की एक्सेप्टेबल लिमिट है 250 mg पर लीटर और 1000 mg पर लीटर इज मैक्सिमम। ठीक उसी तरह बात करते हैं फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट है हमारे पास 1 mg पर लीटर, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, एंड 1.5 इज मैक्सिमम। ठीक उसी प्रकार फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा हमारे पानी में 0.2 mg पर लीटर तक हम जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एज सच हम लेकर चलते नहीं है, क्योंकि ये तो डिजायरेबल वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ए का बी, 2 का ए सॉरी 1 का बी, 2 का ए। 1 का बी, 2 का ए कहीं दिखाई दे रहा है? ए की जगह दिखाई दे रहा है, और वो आंसर हो जाएगा यही। तो 3 का डी और 4 का सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नॉट एसोसिएटेड विथ वाटर हार्डनेस? इनमें से कौन सा आयन वाटर की हार्डनेस से एसोसिएटेड नहीं है? तो वाटर की हार्डनेस में हमें क्या देखना पड़ता है कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ Ca2+ एंड Mg2+। इसी को कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। एक वाटर हार्डनेस एक होती है हमारे पास ड्यू टू Cl-, SO4 NO3- ऑफ Ca2+ एंड Mg2+। तो क्या मैग्नीशियम हमारे पास एसोसिएटेड है? बिल्कुल एसोसिएटेड है। क्या क्लोराइड आयन एसोसिएटेड है? बिल्कुल एसोसिएटेड है। क्या कैल्शियम एसोसिएटेड है? बिल्कुल एसोसिएटेड है। आयरन की कहीं पर बात आ रही है क्या? आयरन की कहीं पर कोई बात नहीं आ रही है। आपको तो सिर्फ यह सोच के चलना है आयरन हो भी सकता था, आयरन हो भी सकता था। आपके पास यहां पर अगर देखें कि आपके पास अलग तरीके से सोचा जाए, कैसे? तो ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड ऑल मल्टीवेलेंट कैटायन, और वहीं पर कैल्शियम मैग्नीशियम एंड ऑल मल्टीवेलेंट कैटायन। तो अब ये सोचने की जरूरत है कि सर अगर सिर्फ ये सोचा जाए इनके पैरामीटर के बेसिस पे, तो फिर हमारे पास क्लोराइड आंसर, मतलब आयरन अलग आंसर होना चाहिए।
लेकिन अगर ये सोचा जाए कि हम वाटर हार्डनेस कैलकुलेट किसके बेसिस पे करते हैं, तो कभी भी इन आयंस को गिनने की बजाय हम कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम की कितनी मात्रा, मैग्नीशियम की कितनी मात्रा और किसी और दूसरे मल्टीवेलेंट कैटायन की कितनी मात्रा। तो Mg2+ है, क्लोराइड -1 है, कैल्शियम 2+ है, आयरन +3 है, +2 है। तो मल्टीवेलेंट कैटायन के रूप में क्लोराइड वुड बी द करेक्ट आंसर कि भाई ये हमारे पास हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये सब रिस्पॉन्सिबल कैलकुलेट करने के लिए है। आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर होना चाहिए क्लोराइड आयन, और वही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू द IS कोड 10,500/2012 what is the maximum permissible limit of silver as Ag in the absence of alternate source of drinking water। तो क्या हो सकता है आपके पास यहां पर सही आंसर? विचार करते हैं। आपके पास यहां पर इतनी सारी लिमिट्स लिखी, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं। धीरे धीरे सोचना चालू करते हैं। 1 mg/लीटर कहां पर पड़ा? यह पड़ा है फ्लोराइड के लिए। इसके अलावा 0.2 mg/लीटर कहां पर पड़ा? यू हैव रेड अबाउट इट। कहां पर पढ़ा आपने इसके बारे में? और आपने इसके बारे में पढ़ा है इनटू दी, अभी पढ़ा, प्री रेसिडुअल क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो 0.05 mg/लीटर कहीं पर पड़ा है, तो 0.05 mg/लीटर हमारे पास इट कैन बी टेकन कंसिडरेशन फॉर कहां पर? साइनाइड, या क्रोमियम के लिए इसे कंसिडर किया जा सकता है। तो हमारे पास दिस इज द लिमिट ऑफ द साइनाइड और क्रोमियम के लिए इसको लेके चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो लिमिट है हमारे पास, दिस इज फॉर सिल्वर। किसके लिए लिमिट है ये? सिल्वर के लिए लिमिट है। और इसके अलावा क्या ये लिमिट पता होना चाहिए? सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट, अगर बात करें तो हमारे पास लेड के लिए कितनी लिमिट है? 0.01 mg/लीटर तक। ठीक इसी प्रकार और किसकी लिमिट पता होनी चाहिए? तो मरकरी की पता होनी चाहिए। कितनी है मरकरी की? 0.005 mg/लीटर के बराबर। सो दिस आर बेसिकली फ्यू ऑफ द लिमिट जो कि आपको पता होनी चाहिए। सिल्वर का आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर सिल्वर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द session that we had on raw water quality parameters. We'll get back to you in the another session, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से जान लीजिए। AEC की टीम आपके हर तरह के प्रॉब्लम के लिए काम कर रही है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान किसी ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं, सो यू नीड अ बैच जो कि आपको 100% कंप्लीट तैयारी करा सके आपके किसी भी जेईई हो रही एग्जाम के लिए, तो वो है विजय बैच। आपको अगर सिर्फ एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना है तो आप एसएससी जेईई 2024 बैच 1 में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप एई के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो प्रहार बैच इज गोइंग टू बी द गुड ऑप्शन फॉर यू। तेजस बैच विल हेल्प यू इन द आरआरबी जेईई प्रिपरेशन, और नॉन टेक का महापेक भी एनरोल कर सकते हैं आप फॉर द जस्ट पोर्शन ऑफ द नॉन टेक। अगर आप प्रैक्टिस सेशन की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, सो वी डू हैव अ बैच फॉर यू। एक है अभ्यास जेई बैच और एक है अभ्यास प्लस का एई बैच, जहां पर आप अपने अलग अलग लेवल के एग्जामों की प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की मदद से। आपके पास अगर आपको रिवीजन के लिए कोई बैच की रिक्वायरमेंट है तो वो है आपका फास्ट ट्रैक बैच, जो कि आपको बहुत रैपिड वे में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करा सकता है। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बैचेज एट AEC। आप किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।